हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। यानी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आप लोग के एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर दिया गया है साइंस का, जो जितना भी क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारे आप लोग का ओरिजिनल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। तो जो स्वपोषी होता है अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे कि वो अपना भोजन बनाता है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या है, दूसरों पे आधारित है, हम लोग पेड़ पौधों पे आधारित है, इसलिए हम लोग स्वपोषी में नहीं आते हैं। जो स्वपोषी होते हैं वो किसी के सहारे नहीं होते हैं, वो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के उपस्थिति में कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जब ये कार्बोहाइड्रेट का यानी ग्लूकोज का निर्माण कैसे करते हैं, ये CO2 प्लस H2O, यहाँ पे वो सूर्य के यानी सन से रोशनी ले लेते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल है। उसके बाद ये C6H12O6 का निर्माण कर लेते हैं, प्लस 6O2 बाहर करते हैं और 6H2 बाहर कर देते हैं। यानी यहाँ पे आप इसको पूरा करना चाहते हैं तो कर लेंगे, 12H2 हो जाता है। तो ये आप लोग का एक समीकरण हो जाता है जो कि इसका भोजन बन के तैयार हो जाता है। और ये बने हुए भोजन को स्टार्च के रूप में अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, और वो ग्लूकोज के रूप में न होकर सुक्रोज के रूप में उनका परिवहन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधा भोजन बनाता है किस माध्यम में वो परिवहन होता है, तो वो सुक्रोज के माध्यम से परिवहन होता है। और इसका परिवहन करता कौन है, फ्लोएम करता है। जाइलम जल को लाता है, फ्लोएम जो भोजन बन जाता है उसको लाता है। तो अगला ऑप्शन देखिए, पूछा है, इसमें से ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं, बिल्कुल सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। सूर्य की उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में नहीं, ये उपस्थिति में बदलते हैं। वे आहार श्रृंखला में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थ को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे जीव हैं जो शरीर के अंदर उस भोजन का पाचन करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जीव हैं जो शरीर के बाहर ही उसको तोड़ देते हैं। तो कौन सा होता है, जैसे कि कवक होता है। कवक भोजन को बाहर के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर अपने शरीर के अंदर लेता है। तो जो आप लोग का यहाँ पे मशरूम, हरे पौधे, इसमें हरे पौधे और अमीबा नहीं है, क्योंकि इनमें आंतरिक होता है। यहाँ पे देख सकते पैरामीशियम अमीबा यहाँ पे भी है, अमरवेल, जू, फिताक्रीमेन। यहाँ पे ईस्ट आप लोग का कवक है, मशरूम कवक है, ब्रेड के फफूद भी कवक है। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सही कथन को चुनिए। विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। यानी पूछा गया, इसमें पूछा क्या गया है कि सही कथन आपको चुनना है। तो ये स्वयं नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कहा गया है। विषम पोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, नहीं करते हैं। ये तो सूर्य यानी पौधे करते हैं। विषम पोषी प्राणी अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर स्वयं करता तो विषम पोषी न होकर स्वपोषी होता। विषम पोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ होते हैं, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, आप लोग के पाचन से रिलेटेड है कि मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले भोजन आपका कहाँ जाता है, मुख में जाता है। तो चारों ऑप्शन में मुख दिया है। देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए, एलिमिनेट करके आप उसको ऑप्शन को हटा के सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हो गए। उसके बाद क्या डायरेक्ट आपके अमाशय में जाता है, तो अमाशय में नहीं जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत। उसके बाद कहाँ भोजन जाता है,
यहाँ पे देखिए सी में भी आमाशय दिया है, ए भी। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गया है, एक मुख है, ग्रासिका है यहाँ पे, फिर उसके बाद आमाशय तक सही गया है। लेकिन क्या भोजन पहले बड़ी आंत में जाता है या छोटी आंत में? तो सबसे पहले भोजन छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो, यानी आपको भी पता होगा कि हमारे मुंह में लार एमाइलेज पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है उसको तोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोटीन का, वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पे देखिए, अगर लार एमाइलेज की कमी हो तो क्या होगा? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, प्रोटीन का पाचन तो होता ही नहीं है, हम लोग के मुँह से तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी ये सही नहीं होगा। स्टार्च को शर्करा में विघटित होना, यानी स्टार्च तो स्टार्च का ही पाचन होता है, वसा का वसा अम्ल ये भी नहीं होता है, विटामिन का अवशोषण भी नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाता है। आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। जैसे कि आप लोग का ये आमाशय की संरचना इस तरह से होती है, और यहाँ पे HCl का निर्माण होता है, और HCl इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपके हथेली पे गिर जाए तो एक तरफ से दूसरे तरफ वो निकल जाएगा, पूरे आपको हाथ को छेद करके। लेकिन यही पूछा गया कि तो इसको, तो इसकी दीवारें, जो आमाशय की दीवार है, इसको भी छेद देना चाहिए, क्योंकि ये कैसा होता है? एसिड होता है। लेकिन इसके दीवार पे एक म्यूकस लगा होता है जो बेसिक होता है, और जब एसिड और बेस मिलता है तो कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाता है। तो वही पूछा गया है कि बताइए किसके कारण ये सुरक्षित रहता है? तो यहाँ पे श्लेष्म के कारण, म्यूकस के कारण ये सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? आपको पता होगा कि जो बाइल जूस होता है, यानी बाइल जूस, उसको बनाता कौन है? लीवर। लेकिन ये स्टोर कहाँ कर देता है? बाइल डक्ट में, यानी पित्ताशय में। ये बाइल डक्ट में इसको स्टोर कर देता है। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका होता है। अगर यहाँ पे आप लोग का लीवर है इस तरह से, तो यहाँ पे यहीं पे जुड़ा होता है आप लोग का पित्ताशय। यहाँ से पीत बन के सीधा यहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद ये छोटी आंत में जब आप भोजन करते हैं तो ये भोजन जो वसा होता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। और जो भोजन अम्लीय होता है, जैसे कि आपने भोजन किया, आपके आमाशय में भोजन जाते ही वो कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। लेकिन जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, कहती नहीं अंकल, हम ये पाचन नहीं करेंगे जब तक हमको क्षारीय नहीं मिलेगा। तो अब उसको क्षारीय देना है, तो वो क्षारीय कैसे होता है? तो वही पीत रस उसको क्षारीय बना देता है। तो यही पूछा गया है कि बताइए कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? यानी पीत रस प्राप्त करता है तो स्टोर तो हो जाता है पित्ताशय में, लेकिन वो आता कहाँ पे है? वहाँ सीधा आ जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग होता है, यानी यहाँ पे हो जाता है छोटी आंत का यानी आपको ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम वाले भाग में ये पीत जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन घोल के कुछ बूंद चावल के पानी में डाला गया है। यहाँ पे देखिए परीक्षण को लेकर है, चावल के पानी में डाला गया तो क्या होगा? यानी चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में नीले काले रंग किसमें होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट है तो ये नीला हो जाएगा, अगर प्रोटीन है तो बैंगनी हो जाएगा, वसा है तो चिपचिपा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए इसमें, उस चावल में क्या है? जटिल प्रोटीन है? नहीं। सरल प्रोटीन है? नहीं। यहाँ पे वसा है? नहीं। वहाँ पे क्या है? स्टार्च है। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पच जाता है? तो यानी आपका पाचन मुंह से स्टार्ट होते हुए कहाँ जाएगा? मुंह में जाता है, आमाशय में जाता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, उसके बाद एनस के बाहर, यानी एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, जो अपचित पदार्थ बच जाता है। तो वही पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे क्या भाग, किस भाग में अंतिम पाचन होता है? तो यहाँ पे अंतिम पाचन किस में हो जाता है? ये भोजन का पाचन पूछा है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि पानी का अवशोषण कहाँ पे हो जाता है, या जो दवा आप खाते हैं, तो वो छोटी आंत में होता है। लेकिन जो भोजन का पूर्णतः पाचन आप लोग का, यानी पानी का बड़ी आंत में हो जाता है, छोटी आंत का इस तरह से संरचना होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी बिलाई पाई जाती है, क्योंकि इलियम वाला भाग है, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम, यहाँ पे हो जाएगा जेजुनम, इलियम। इलियम वाले भाग में ही जितना कुछ आपने खाया है उसका अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अग्न्याशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अग्न्याशय रस यानी आप लोग का पैनक्रियाज करेले के आकार का होता है। इसमें से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक 3 प्रकार का प्रोटीन 3 प्रकार का जो आप लोग का एंजाइम होता है निकलता है, जो कि भोजन के पाचन में सहयोग करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये बताइए अग्न्याशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी पूछा गया है कौन सा। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को, यानी लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन लाइपेज वसा को पचाता है। ट्रिप्सिन पैसिभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीन को, यहाँ पे भी जो ट्रिप्सिन पैसिभूत वसाओं को नहीं पाचन करता है, वसा का पाचन तो लाइपेज करता है। अगला देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिए क्या कहा गया है, ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा का पाचन करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है और लाइपेज वसा का करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है, उसके बाद लाइपेज वसा का करता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन का करता है, लाइपेज हो जाता है वसा का करता है, और एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का करता है। अगले देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है, जब आप मुंह द्वारा फूकेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? जैसे आप सांस छोड़ते हैं या फूकते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि ईस्ट में वायवीय अभिक्रिया, वायवीय का मतलब कि ये आप लोग का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में टूटता है। यानी इसमें पूछा गया है कि सही क्रम बताना है आपको, तो यहाँ पे सही क्रम ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में, उसके माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीशोषण होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन क्या पूछा है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट, तो यहाँ तक तो सही है, तीनों में सही है। चेंजिंग इसके बाद हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये होगा नहीं। कोशिका द्रव्य में केवल लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है ना, तो लैक्टिक अम्ल तो जब हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, ईस्ट में लैक्टिक अम्ल नहीं होता है, इसमें इथेनॉल बनता है, और हमारे मांसपेशियों में जब वायवीय शोषण होने लगता है तब लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में बदलता है और फिर कोशिका द्रव्य के में ही एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत थोड़ा ज़्यादा ये